आज जो मेरा टॉपिक है, आप चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जो कहलाता है मेरे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले ही मैं कुछ बेसिक इसके आपको बता दूं ताकि आपको शुरू के एमसीक्यूज आपको समझ में आना है। शुरू के एमसीक्यूज में आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको करना क्या है। आपको याद होगा, आपकी अगर कोई बॉडी है, ये मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। सर्कल सही बन ही नहीं रहा। चलें, इसी को सही मान लेते हैं, ये सही है। आपकी कोई अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, आपकी बॉडी यहाँ पे थी पहले एक पॉइंट पे, वो एक पॉइंट से मूव करके चली गई है दूसरे पॉइंट पे। आप बोलेंगे यस सर सही है, आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई। आपकी बॉडी कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। जो सेंटर पॉइंट है, याद होगा ना, आपने सेंटर पॉइंट का नाम आपने हमेशा रखा होगा, सर सेंटर पॉइंट को हम ओ बोलते हैं। इस पॉइंट को हमने बोल दिया P1, दूसरे पॉइंट को हमने बोल दिया P2, यानी एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है मेरे पास। ओ से लेकर P1 तक के रेडियस को आपने आर से लिखा था, और P2 तक के भी डिस्टेंस को आपने किसे यानी रेडियस यानी आर से लिखा था। जबकि ये जो चीज नजर आ रही है आपको, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। जी बेटा, ये जो चीज नजर आ रही है ये क्या है? शायद आपको बात याद आ जाए मेरी। इसको आप लिखते थे बेटा एस से, और ये कहलाती थी मेरे पास, आपको मैंने पढ़ाया है, ये कहलाता है आर्क लेंथ। शायद बात याद आ गई हो अब मेरी। यस सर, हाँ सर, कुछ याद आ रहा है, ये आपने पढ़ाया है, ये कहलाती है मेरे पास क्या? आर्क लेंथ कहलाती है। अच्छा, फिर ये भी बताया था बेटा, आर्क लेंथ और रेडियस अगर दोनों बराबर हो जाएं, यानी आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए, उस वक्त जो एंगल बनता है वो एंगल होता है मेरे पास 57.3 डिग्री। यानी आर्क लेंथ और रेडियस अगर दोनों बराबर हो जाएं, मैं लिख भी देता हूं इसको कंडीशन को, कि अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, उस वक्त जो एंगल बनता है वो एंगल होता है बेटा मेरे पास 57.3 डिग्री। और यही एमसीक्यू नंबर 1 है। हो सकता है ये बातें आपको सारी बातें नहीं लग रही हो, क्योंकि आप लोग लेक्चर ही भूल गए होगे। ये चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट में ही मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि कौन किसके बराबर हो जाए, क्या किसके बराबर होता है। नोट्स में लिखा हुआ भी होगा आपके पास। तो एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। एन एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ, यानी आर्क लेंथ जो है बराबर हो जाए इक्वल टू दिस रेडियस, उस वक्त जो एंगल बनता है वो होता है वो होता है 57.3 डिग्री। और फिर मैंने आपको बताया था बेटा, यही कहलाता है मेरे पास 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन जो नजर आ रहा है, ये 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। यही एमसीक्यू पढ़ोगे, एमसीक्यू नंबर 2 लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? तो आप बोलेंगे सर 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद तो एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ते हैं जरा। एमसीक्यू नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। जी बेटा, एमसीक्यू नंबर 3 देखिए और सोचिए इसका जवाब क्या होगा। सवाल में आपसे कहा, if a body moves in a circle, then angle subtended at the center of a circle by an arc equal to twice of its radius। भाई जब आर्क लेंथ, चलो मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर था, उस वक्त जो एंगल था वो था 57.3 डिग्री। लेकिन अब उसने कहा कि भाई ट्वाइस ऑफ इस रेडियस है, यानी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया, 2 से कर दिया। भाई ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका जो आंसर था ना 57.3, ये जो आंसर लिखा हुआ था, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। यानी 57.3 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास 114.6 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एमसीक्यू आपके लास्ट मेरे ख्याल 2018 या 19 के पेपर के अंदर आया था, बोर्ड के पेपर में, तो यूसी का एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद एन इंक्रीजिंग स्पीड possesses कौन सी एक्सेलरेशन? तो अब मैं आपको बताऊं,
टेंजेंशियल वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। टेंजेंशियल वेलोसिटी को बेटा v से लिखते हो। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो जो एक्सेलरेशन आती है वो कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ये कहलाती है मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप गलती करोगे और एमसीक्यू को बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि उसने क्या बोला है। अब पढ़ो, उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है या डायरेक्शन की बात करी है। उसने कहा विथ इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीज स्पीड होने का मतलब ये है कि उसके पास जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है सर, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। आप बोलेंगे ये सर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात थोड़ी करी, उसने तो स्पीड की बात करी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब अगर आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा आएगी। क्यों? क्योंकि याद है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होती है। मैंने ऐसे डायरेक्शन आपको बनाना सिखाई हुई है, ये वेलोसिटी। आपकी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होगी ही होगी, कंफर्म। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगी, हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। अब सवाल में देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल होगी, या दोनों होंगी? तो बेटा करेक्ट जवाब मेरी नजर में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दोनों होंगी। क्यों? क्योंकि देखो टेंजेंशियल तो इसलिए आ रही है क्योंकि इंक्रीज जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, और सेंट्रीपिटल तो होती ही होती है हमेशा। सेंट्रीपिटल तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगी। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता ना कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग हटा के मैं अगर कांस्टेंट कर देता तो इसका आंसर हो जाता सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्पीड, इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बोथ टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर एमसीक्यू इस तरह से बोलता कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो तो क्या आएगी, आप जवाब लगाएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो आपसे बोलता टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या आएगी, आप जवाब लगाते टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा सेंटीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज, तो पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा, सेंटीपिटल का लव नजर आ रहा है, सेंटीपिटल का लव्स के मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर की तरफ। अब आंसर देख लो इसका क्या होगा, ये सेंटीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, ये सेंटर सीकिंग फोर्स। एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे बोल रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, अगर आपकी बॉडी मूव करेगी कांस्टेंट स्पीड से तो होगा क्या, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी या चेंज होगी? तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर में दो हमेशा ही दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। आपकी बॉडी क्योंकि मूव कर रही है, तो अभी अभी बताया, ऊपर डायग्राम भी बनी हुई ना कि भाई ये जो वेलोसिटी नजर आ रही है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती हुई नजर आ रही है ना आपको। अब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस वेलोसिटी इज चेंजिंग। बात आती है समझ में, मैंने लॉजिक क्या समझाई आपको। मैंने ये बताया भाई वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। क्योंकि उसने आपको बताया कि भाई आपको ये बात तो पता है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है अगर बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में, और अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो 6 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कहा आपसे, एमसीक्यू नंबर 7 भी देखते हैं। द एंगल बिटवीन द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मैं आपको बताऊं, बेटा इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और ये कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इन दोनों के दरम्यान हमेशा जो एंगल होता है बेटा, ये एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का करेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आपने तो पढ़ा है बेटा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला पढ़ा है AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला पढ़ा है AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप आंसर तो करेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो ना। कौन सा आंसर आपको करेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नजर आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर आर, और डिवाइड में लिखा हुआ है मेरे पास टी स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 9। When a body moves along the circumference with uniform speed, आपकी जब बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, चेंज टेक प्लेस इन डैश। तो आप बोलेंगे सर अभी तो बताया, अगर आपकी बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। यही तो मैं अभी ऊपर एमसीक्यू करवा कर आया हूं। एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ो, क्या था कि भाई अगर इस कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सेलेक्ट किया ना, कि इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो 9 एमसीक्यू का भी करेक्ट जवाब बेटा क्या हो जाएगा, 9 एमसीक्यू का जवाब हो गया कि भाई अगर वो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसकी जो चीज चेंज होगी वो क्या है, वेलोसिटी है। इसी के बाद एमसीक्यू मौजूद है एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 देखिए क्या बोल रहे हैं एमसीक्यू नंबर 10 में। The expression for the time period of an object moving with constant speed v along the circle of radius r is given by। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप एमसीक्यू नंबर 10 को, तो मैं आपको बताऊं। पहले तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये जो ओमेगा लिखा हुआ है, अब जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेटा आर को लाके डिवाइड करोगे तो v अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ओमेगा का फॉर्मूला बना v अपॉन आर। तो ये जो मुझे नजर आ रहा है नीचे लिखा हुआ ओमेगा, आप इस ओमेगा को हटाओगे और इसकी जगह पे क्या रख दोगे, इसकी जगह पे रख दोगे v अपॉन आर। तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई, नीचे हो जाएगा v अपॉन आर। ये नीचे वाला r बेटा डिवाइड से ऊपर 2 पाई के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, और डिवाइड में नीचे क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 पाई आर अपॉन v। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा, an object is rotating in the counter clockwise direction then the direction of angular velocity is dash। आपकी बॉडी कैसे मूव करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी, ये डायरेक्शन आपको मैंने सिखाई तो थी, नोट्स कॉपी में आपके लिखवाया भी है। मैं इसको यहाँ पे जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर वो मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज तो जिस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है मेरे पास आउट ऑफ द प्लेन। लिख के मैंने आपको दिखाया, डायरेक्शन होती है बेटा मेरे पास आउट ऑफ द प्लेन, यानी अगर ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है राइट हैंड रूल का, याद है? पहले हाथ को नीचे वाले बॉडी पे रखो, फिर अपने हाथ को बंद करो ऊपर वाली बॉडी की तरफ, और फिर जो थंब की डायरेक्शन होती है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, यानी थंब की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा, यही सेम सिनेरियो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज के लिए करूं, क्लॉकवाइज के लिए भी मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि एमसीक्यू आए तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लो। अगर ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज
तो अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है मेरे पास कैसे, इन टू द प्लेन। तो ये अब आपको दोनों बातें याद रखनी है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन, क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन। अब आप इस एमसीक्यू में पहचान लीजिए किस चीज की बात कर रहा है। उसने बात करी काउंटर क्लॉकवाइज, तो बेटा काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। और अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा यानी उसने एंटी क्लॉकवाइज की बात करी, तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहा आपसे, एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो कभी भी आपका पार्टिकल अगर मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, ये आपको एमसीक्यूज स्टार्टिंग में भी सिखाए थे, स्टार्ट के एमसीक्यूज जो आए थे आपके पास, आपका अगर पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आती है जिसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन शर्त यह है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि ऊपर जो आपने इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व किया था, यहाँ जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि कौन सी लिखी हुई है, इंक्रीजिंग लिखी हुई है, जो एमसीक्यू नंबर 4 लिखा हुआ है। अगर इंक्रीजिंग स्पीड होगी तो दोनों एक्सेलरेशन होंगी, यानी बोथ टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर वो आपसे बात करेगा यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, ये देखो कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है, तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगी जिसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलोगे। तो एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर भी मिल गया आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 13 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डैश। डायग्राम मैंने कल भी बना के, कल से मुराद के आपको स्टार्टिंग एमसीक्यू में ही बना के दिखाई थी, मैं दोबारा बना देता हूँ। आपके पास ये बॉडी अगर मौजूद है इस जगह पे, ये होती है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होती है इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों का जो एंगल होता है बेटा हमेशा, इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये है कि दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहा था मैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन दोनों एक्सेलरेशन का आपस में जो एंगल होता है वो एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान ही था, इतना कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद अगला एमसीक्यू है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 14। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज डबल्ड, आपने स्पीड को डबल कर दिया, यानी जहां v लिखा हुआ नजर आएगा वहां पे आप रखोगे 2v। तो आपसे बोल रहा है सेंटीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे, v की जगह पे 2v रखोगे, तो सेंटीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा आपको ये बताना है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला पहले तो लिखूं। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद बेटा जहां v नजर आ रहा है आप उस v की जगह पे क्या रख दोगे, उस v की जगह पे रख दोगे 2v। मैंने यही काम किया, जहां v लिखा हुआ नजर आ रहा v की जगह पे मैंने 2v रख दिया। तो ये हो जाएगा सर मेरे पास इज इक्वल टू m, v की जगह पे आ गया 2v और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया, जबकि नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा r। बेटा 2v का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, जबकि नीचे लिखा हुआ है r। इस 4 को पहले करके लिख लिया तो हो जाएगा 4 और आगे लिखा हुआ है mv स्क्वायर अपॉन r। अब इस बात को बेटा गौर से देखो, ये जो नजर आ रहा है mv स्क्वायर अपॉन r, ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स, यानी सेंटीपिटल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी 4 टाइम अपनी इनिशियल वैल्यू का हो जाएगा। ये एमसीक्यू नंबर 14 था। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इन सर्कुलर मोशन, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अराइजेस व्हेन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आती है बॉडी के अंदर, तो आपको मैं बता चुका बेटा, जब आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन आती है उस एक्सेलरेशन को आप बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पता है का, तो पता है अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो डेफिनेशन भी आपने याद की है ना, कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन आती है उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा यानी स्पीड चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल कहलाएगी।
एमसीक्यू नंबर 15 के बाद अगले एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 16 में उसने आपसे कहा इन द रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो थीटा होता है ये आप किस चीज के अंदर मेजर करते हो? तो बेटा याद होगा थीटा जो आप मेजर करते हो वो रेडियन के अंदर मेजर करते हो। और रेडियन के बारे में भी आपने पढ़ा है कि 1 रेडियन बराबर होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के, यानी 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। तो ये तो एमसीक्यू नंबर 16 हो गया। एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, डिस्टेंस का यूनिट, जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही आप इसको चेंज करोगे बेटा, मीटर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी का यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है बेटा मेरे पास रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पहले भी पढ़ाया था। तो अब आप आंसर सेलेक्ट कर लो बेटा, क्योंकि उसने बोला है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप लिखते हो अल्फा से। ये कॉपी में अंदर आपके पास लिखे हुए न्यूमेरिकल से पहले मैंने सारे की पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। तो रेडियन पर सेकंड जिस चीज का यूनिट है वो क्या है मेरे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन, या एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट मेरे पास है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे कहा इन सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर डैश। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इस बात का जरा फैसला कीजिए कि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो आप बोलेंगे सर ये टी कहलाता है टाइम पीरियड, ये कहला रही है एंगुलर वेलोसिटी, और दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में उसने कहा द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। याद है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पहला फॉर्मूला होता था। दूसरा फॉर्मूला होता था ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होता था ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें से करेक्ट आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, डी भी मैच नहीं कर रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20 पे आते हैं। अ कार ट्रेवलिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर not turns west without a change in speed. The car is moving with dash. आपकी कार देखो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न हुई है। अब वेस्ट और नॉर्थ किस तरफ होता है जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। अब आपकी जो कार है बेटा वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न हुई है, यानी नॉर्थ से जाते जाते वेस्ट की तरफ ऐसे टर्न हो गई। अब देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई है? चेंज। पहले वेलोसिटी अपवर्ड थी, फिर वेलोसिटी राइट पर हो गई। भाई पहले वो अपवर्ड जा रही थी इस तरीके से ऊपर की तरफ, बाद में वो वेस्ट की तरफ टर्न कर गए, तो डायरेक्शन कहाँ पर हो गई? लेफ्ट पे। क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हुई है, और आपको पता है अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो उसके पास क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन आ जाती है। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो उसके बाद एक्सेलरेशन आएगी। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा द कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, यानी कार एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये एमसीक्यू नंबर 20 था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इस सेंस में कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन आंसर लगाने में तो बड़ा आसान था। अब आपको याद रखना है कि भाई अगर कोई कार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद मजीद एमसीक्यू नजर आ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 21। 21 एमसीक्यू में क्या कहा? 21 एमसीक्यू देखते हैं।
A cyclist cycling around a circular racing track skid because आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक था, इस पे एक साइकिल वाला जा रहा था, वो स्लिप कर गया। सर्कुलर ट्रैक मतलब सर्कुलर ट्रैक इस तरीके से साइकिल वाला बना दीजिए या कार वाला बना दीजिए। साइकिल मुझसे बनेगी नहीं तो चलो मैं कार बना लेता हूँ। अच्छा, स्किड का मतलब होता है बेटा स्लिप कर जाना, स्लिप कर गई। अब स्लिप क्यों करेगी? स्लिप उसी सूरत में करेगी अगर रोड पे फ्रिक्शन कम हो जाए। स्लिप उस सूरत में करती है जैसे बारिश में होता है कि बारिश में पानी पड़ा हुआ होता है रोड पे तो कार स्लिप कर जाती है। तो स्लिप उसी सूरत में करेगी अगर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो आपकी जो कार है वो क्या, वो आपकी जो कार है बेटा वो कार क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो स्लिप करने की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर कार स्लिप हो रही है इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गई। अब आप करेक्ट आंसर देख लो कि किस वाले केस में फ्रिक्शन कम हो गई। अच्छा, फ्रिक्शन अगर कम हो गई, दो चीजें होती है ना, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया बेटा कि जो चीज कम हो गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। कम क्या हुई है तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन कम हो गई। अगर फ्रिक्शन कम हो गई इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है ना। भाई ये देखो दो शख्स थे, मैं एग्जाम्पल से भी बात अपनी समझा देता हूँ। इसके पास भी 10 रुपए, इसके पास भी 10 रुपए। दूसरे वाले के पैसे गिर गए, पैसे गिर गए, इसके पास पैसे बच गए 5 रुपए। तो एक के पैसे कम हो गए तो जाहिर सी बात है दूसरे के पैसे क्या हो गए, बढ़ गए। यानी एक के अगर 5 रुपए हो गए यानी कम हो गए तो दूसरे वाले के पैसे क्या हो गए, बढ़ गए, यानी 10 रुपए हो गए। सेम यही बात यहाँ पे भी है कि अगर फ्रिक्शन कम हो गई, स्लिप हो गई, इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग अपॉन हिम इज ग्रेटर। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गई किससे, फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई और फ्रिक्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22 के ऊपर आ जाते हैं। 22 पढ़िए। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल देन इट्स वेलोसिटी इज डैश। तो वेलोसिटी के बारे में बताना है, वेलोसिटी क्या होती है। एमसीक्यू नंबर 22 में उसने कहा था आपसे, इफ अ पार्टिकल, मैंने पढ़ दिया था एमसीक्यू, दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल इट्स वेलोसिटी। बेटा अब आपकी बॉडी कभी भी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, मैंने आपको बार बार बताया ना, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और चेंज होने का मतलब होता है वेरिएबल। बेटा जो चीज चेंज होती है उस चीज को आप बोलते हैं वेरिएबल। यानी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एमसीक्यू तो नहीं है मेरे पास, अभी हैं 3 एमसीक्यू बाकी। एमसीक्यू नंबर 23, एमसीक्यू नंबर 23 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 23 में क्या है। एमसीक्यू नंबर 23 पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट 3 एमसीक्यूज हैं, थोड़े से डिफिकल्ट नहीं है। एमसीक्यूज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजेस एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डैश। तो अब मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊं, बेटा ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, यानी पैरेलल होते हैं। पैरेलल, अगर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यही ओमेगा और अल्फा अपोजिट होंगे अगर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इस बात को बेटा याद करना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। यानी जो डायरेक्शन ओमेगा की है वही अल्फा की होगी। अगर सवाल में कहीं भी वो बात करेगा इंक्रीज की, और जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी होगी वही एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी अगर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
तो अब आप सवाल में देख लो, सवाल में पहचानना पड़ेगा वो इंक्रीज की बात कर रहा है या डिक्रीज की बात कर रहा है। एमसीक्यू मुश्किल जरूर है लेकिन आपको समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पैरेलल होगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पैरेलल। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद एमसीक्यू नंबर 24 के ऊपर आते हैं। ये रहा एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे कहा अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन। उसने 2 रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया। 2 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, यहां से स्टार्ट किया, घूम फिर के वापसी इसी जगह पर आ गई। उसने कहा आपसे रेशियो निकाल के दिखाइए। बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है ये, 10 ईयर में एमसीक्यू आया, 2019 के पेपर का एमसीक्यू है ये। रेशियो निकाल के दिखाइए। रेशियो का मतलब होता है दो चीजों को डिवाइड करना। अच्छा जी सर, किस किस को डिवाइड करना है? डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पार्ट। डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पार्ट का मतलब क्या है कि ऊपर तो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे हो जाएगा कवर्ड पार्ट। तो बेटा कवर्ड पार्ट का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में, तो जो भी पाथ कवर करेगा उसको आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो आपसे रेशियो मांग रहा था डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कवर्ड पाथ, यानी जो रास्ता कवर कर रहा है। इसको मैंने लिख के दिखाया है सर, ये होगा मेरे पास कवर्ड पार्ट। अब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? अब आप में से कोई अगर जीनियस हो जो मुझे बताए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही इसमें समझने वाली बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एमसीक्यू का आपको जवाब भी मिल जाएगा। आपकी ये जो बॉडी है जहां से स्टार्ट हुई वापसी वहीं पर आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपने चलना स्टार्ट किया, आप चल के राइट पे गए और चल के वापसी लेफ्ट पर आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि फिजिक्स की जबान में डिस्प्लेसमेंट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप घूम फिर के अगर वापसी उसी जगह पर आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा ना कि उसने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करी, कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन। उसने 2 चक्करों को मुकम्मल कर लिया। अगर 2 रेवोल्यूशन को उसने कंप्लीट किया तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। यानी मजीद आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर इस तरह का एमसीक्यू आए ना आपके पास, 2 रेवोल्यूशन किए, 3 रेवोल्यूशन किए, 4 रेवोल्यूशन किए, जितने भी रेवोल्यूशन किए उसने, उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा। और जब रेशियो निकालोगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। और एमसीक्यू नंबर 24 के बाद लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 25। एमसीक्यू नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। उसने कहा आपसे एंगुलर स्पीड निकाल के दिखाओ मिनट हैंड की। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आप लोगों ने घड़ी के अंदर 2 हैंड देखे होंगे, आमतौर पे 2 होते हैं या 3 भी होते हैं, सेकंड वाला भी मौजूद होता है। इस तरह से घड़ी चल रही होती है 12, 3, 6, 9। आपके पास 2 हैंड होते हैं, एक होता है आर हैंड छोटा वाला, एक होता है मिनट हैंड बड़ा वाला हैंड जो होता है। मुझे बताइए मिनट हैंड को एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है? मिनट हैंड को, बड़ा वाला जो हैंड होता है, इसको एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है, मुझे ये बताइए।